वो खुशी से रानी राजलक्ष्मी को गले लगा लेता है। राजा तुरंत कुलगुरु को बुला उन्हें आदेश देता है कि अब से नित्य प्रति रानी राजलक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाई जाएं। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गया। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची हुई थी। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जब उसकी सौतनों को मिला तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे अंदर तक जल भुन गई। सभी रानियों ने आपस में विचार किया कि नई रानी तो पहले ही राजा की बहुत प्रिय है, वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते हैं। बच्चा होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। राजा उस कुल्टा को ही अपनी पटरानी बना लेंगे। हम सभी का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। नई रानी हमारे साथ दासियों जैसा व्यवहार करेंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगी। वो सभी सलाह मशवरा करके नई रानी को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लग जाती हैं। परंतु बड़ी रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नई रानी राजलक्ष्मी उन्हें कभी अकेले नहीं मिलती। कभी राजा के आदेश अनुसार कुलगुरु उन्हें कथा सुनाते मिलते तो कभी उनकी दासियां उनके साथ होती। कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में रानियों को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। रानी राजलक्ष्मी का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया था, पर फिर एक दिन राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से निपटने के लिए राजा जय सिंह को अपनी सेना सहित राजमहल छोड़कर राज्य की सीमा पर जाना पड़ा। बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा अवसर मिल गया था। वे छोटी रानी को ऐसी दवाई देने लग गई जिससे रानी राजलक्ष्मी के गर्भ को क्षति पहुंचे और रानी से ऐसे ऐसे कार्य करवाती जो गर्भावस्था के लिए उचित नहीं थे। बड़ी रानियां छोटी रानी के भोलेपन का खूब फायदा उठाती और उन्हें उल्टी उल्टी चीजें सिखाती। जब कुलगुरु छोटी रानी को कथा सुनाने आते तो वो उसे अच्छी अच्छी बातें समझाते और आवश्यक सावधानियां बताकर चले जाते। रानी राजलक्ष्मी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें इतनी भिन्न क्यों हैं। आखिर सही कौन है? अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।